वेलकम क्लास, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के अंदर हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 9 है। बाकी के लेक्चर्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन के बारे में कि ये रूल बुक के अंदर डिफाइंड है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना है। इसके आगे की बात है कि मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। मनी बिल मैं आपको अभी सब बताऊंगा, आगे इसी क्लास में बताऊंगा कि ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही हो, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, देन इसके बाद एमरजेंसी शैल बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा अलोन। मैं स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा बता रहा हूँ कि लोकसभा की रिकमेंडेशन पर ही एमरजेंसी खत्म होगी। एमरजेंसी के बारे में भी हम आगे अच्छे से बात करेंगे, सारी टाइप की एमरजेंसी कितनी होती है। एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर्स होते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा एंड वर्क्स ऑन बजट्स। ठीक है, जो कमेटी होती है 30 मेंबर्स की बनती है एंड ये बजट के ऊपर वर्क करते हैं। आर्टिकल नंबर 85 द प्रेसिडेंट एंजॉयज 3 पावर्स अंडर दिस। The President shall summon the Houses in such a way that the gap between the last sitting of one session and the first sitting of the next session shall not be more than 6 months। कि प्रेसिडेंट को इस तरीके से समन करना है कि जो गैप है लास्ट सिटिंग के बीच में, लास्ट सिटिंग का जो एक सेशन था एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है, उनका गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी ये बजट्स के सेशंस नहीं आते, बजट सेशन मैंने बताए थे, मानसून सेशन, विंटर सेशन, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए हर इटरेशन में। प्रेसिडेंट शैल प्रोक द हाउसेस। प्रोक मतलब संसद के सत्र को स्थगित करना। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल प्रोक द हाउसेस, ये जो सभा वगैरह है, जो लोकसभा, राज्यसभा, ये जो सारी संसद है ठीक है, तो इनको स्थगित कर सकता है प्रेसिडेंट। एंड ही शैल डिजॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिजॉल्व करने की पावर रखते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कोरम 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ। कोरम का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ टू रेन। ठीक है, स्ट्रेंथ टू रेन 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ मिनिमम फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। स्ट्रेंथ टू रुइन का मतलब है 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आपको डिसॉल्व करना है तो 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के मिनिमम। ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाई मीन्स नो मोर सिटिंग टेक प्लेस। आपने सुना होगा बहुत बार, कोर्ट में अगर ऑर्डर आ जाए तो एडजर्नमेंट साइन डाई कि अब इसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। एंड ऑफ लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एट डिसोल्यूशन। लोकसभा का खत्म हो जाना उसको डिसोल्यूशन भी कहते हैं। नोट, टोटल नंबर ऑफ सेशंस इन अ ईयर, पहले मैं बता चुका हूँ 3 होते हैं, बजट, मानसून, विंटर। अब इसको अच्छे से और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा सेशन जो होता है उसको कहते हैं 11 से 12 के बीच, 11 AM से 12 PM के बीच में होता है और उसको क्वेश्चन आवर कहा जाता है। जब फर्स्ट आवर होता है राज्यसभा या लोकसभा के सेशन का, इस टाइम पर उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। और 12 से 1 PM का जो होता है उसको कहते हैं 0 आवर। एनी अर्जेंट मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कैन बी डिस्कस इन द हाउस विदाउट प्रायर नोटिस। बाकी सारे क्वेश्चन आवर्स वगैरह जो होते हैं इनके लिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर संसद में किसी को बोलना है तो वो चेयरमैन को देगा या हेड को देगा, क्वेश्चंस देगा कि वो बताएं, और उसी हिसाब से उस संसद में उस मेंबर को टाइम सजेस्ट किया जाएगा कि हाँ ठीक है, आप इतने टाइम के लिए इस क्वेश्चन को उठा सकते हो। लेकिन 0 आवर के अंदर क्या होता है, ये था क्वेश्चन आवर के अंदर। 0 आवर के अंदर क्या होता है कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, क्वेश्चन को बिना नोटिस के उठाकर बोल सकते हो। ठीक है, मतलब आपको पहले से बताने की ज़रूरत नहीं भी है। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? नॉन सिटीजन हो, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता हो, अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह, इंसॉल्वेंसीज मतलब लाइबिलिटीज ज़्यादा है सेट से, मतलब दिवालिया होने वाला है। अनसाउंड माइंड मतलब डिसीजन ना ले पाना, जैसे बीमार हो गए। ठीक है, अनसाउंड माइंड का मतलब है कि जैसे अगर बीमार हो जाए पर्सन, ठीक है, उस हिसाब से डिसीजन ना ले पाना। अंडर एनी अदर लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह किसी लॉ के अंडर अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो
डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एमपी का, ठीक है। आर्टिकल 108, आप बात करते हैं जॉइंट सीटिंग और फिर मनी बिल आएगा इसके बाद। आर्टिकल 108 मैंने कहा था लास्ट क्लास में बताऊंगा। कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय मिनिस्टर, ठीक है। When the arises deadlock over a bill between the two houses, such a bill is voted jointly and it requires simple majority for its passage. सिंपल मेजोरिटी पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल स्पेशल मेजोरिटी एंड 50% प्लस वन, ग्रेटर देन 50% होना चाहिए। मतलब 300 वो प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो 151 अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग पक्ष में है तो बिल पास हो जाएगा। और ये कब आता है जॉइंट सीटिंग की प्रोविजन, कब आता है कि भाई जब डेडलॉक कंडीशन हो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा के अंदर ही मान लीजिए अगर आप दो पार्टीज के बीच में सहमति नहीं है, ठीक है, और राज्यसभा के बीच में भी नहीं है, या लोकसभा राज्यसभा के बीच में आपस में सहमति नहीं है, तो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग कराई जाती है एक बिल के लिए, ठीक है। whenever joint sitting takes place it shall be presided by speaker, if not present then deputy speaker, and if not present the deputy chairman, ठीक है। ये लोग प्रिसाइड करते हैं, स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर नहीं तो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। आर्टिकल 112 क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट दैट एवरी ईयर देयर मस्ट बी प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द हाउस। मतलब यूनियन बजट आपको हर साल का देना ही पड़ेगा, सीधी बात है। तो यही इस आर्टिकल के बारे में बताता है, ये हर साल आपको एनुअल बजट बताना पड़ेगा, तभी तो देश चलेगा। यूनियन बजट, उसमें दो चीज़ें होती है, एक्सपेंडिचर और इनकम। एक्सपेंडिचर में अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं एंड इनकम को फाइनेंस बिल कंक्लूड करता है। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट। इट इज़ अ टेम्परेरी परमिशन गिवन बाय द प्रेसिडेंट टू द गवर्नमेंट। ये एक टेम्परेरी परमिशन है जो पार्लियामेंट देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। टू विड्रॉ सम मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI पेंडिंग बिफोर द अप्रूवल ऑफ बजट। मान लो अगर बजट पास नहीं हो पा रहा, ठीक है, उस साल का बजट नहीं आ पा रहा, तो टेम्परेरी बजट तो लाना पड़ेगा ना, ताकि बैंक चले और कंट्री के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स काम करें, सैलरी दे पाएँ। तो उसके लिए पार्लियामेंट इजाज़त दे देता है गवर्नमेंट को कि आप इस टेम्परेरी बजट को चलाओ, और अप्रूवल के बेसिस पे। इसी को मिनी बजट भी कहा जाता है और इंटरिम बजट आप सुनते होंगे न्यूज़ में बहुत बार, इसी को इंटरिम बजट भी कहते हैं। बिल्स 3 टाइप के होते हैं। अब मनी बिल आएगा, ठीक है। बिल 3 टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल, पहला ऑर्डिनरी बिल, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस। लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द बिल सिंपल मेजॉरिटी फॉर इट्स पैसेज टू पास। राज्यसभा हैज़ गॉट ऑल द पावर्स ऑन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। राज्यसभा के पास सारी पावर होते हैं ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए। स्पेशल बिल और ऑर्डिनरी होता है ना, मैंने बताया था, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। इफ़ राज्यसभा नॉट पास इट देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग में आपको ऊपर बता चुका हूँ, अगर राज्यसभा पास नहीं करती, ठीक है। फाइनली बिल सेंड टू प्रेसिडेंट के पास बिल चल जाएगा। वो 3 काम कर सकते हैं, या तो मंजूर सहमति कर दें, असेंट देकर, रिटर्न कर दें, या होल्ड करके बैठे रहे, ठीक है। अगर सहमति दे दी तो उसको कहते हैं बिल बिकम्स एक्ट। रिटर्न कर देंगे, एक बार कंसंट्रेशन के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एक बार ऑप्शन होती है। जब CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था कि आप एक बार प्रेसिडेंट वापस कर सकता है और उसके बाद फिर आ जाए तो साइन करना ही पड़ेगा, या होल्ड करके रख ले, और इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। जब तक मन करे तब तक होल्ड कर सकते हैं, कोई वो पाबंदी नहीं है। मनी बिल, अब आता है मनी बिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मनी बिल, इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था। ये आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइंड है, और इसके अंदर टैक्सेस, CFI और लोन्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और लोन्स के बारे में बात की गई है। इट इज़ अ बिल विच डील्स विद वन और मोर मैटर्स गिवन अंडर आर्टिकल 110। एक से ज़्यादा मैटर्स के अंदर जो कि आर्टिकल 110 के अंदर गिवन है उनके ऊपर डील करता है। स्पीकर इसको सर्टिफाई करते हैं। इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड फर्स्ट इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। पहली बार लोकसभा में इनिशिएट किया जाएगा। इट नीड सिंपल मेजॉरिटी फॉर इट्स पैसेज। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इनको पास करने के लिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ग्रेटर देन 50% वाली। इट नीड्स, राज्यसभा हैज़ नो पावर ओवर द मनी बिल, दैट इज राज्यसभा कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। मतलब मनी बिल लोकसभा पास कर रही है, राज्यसभा सजेशन दे सकता है लेकिन बिल को रोक नहीं सकता। एट द मोस्ट राज्यसभा कैन सजेस्ट सम चेंजेस टू द बिल टू द लोकसभा सेक्रेटरी विच ऑन हाउएवर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा। ज़रूरी नहीं है कि बाइंड रहे, एडवाइस दे देगा, सजेशन दे देगा, ठीक है आप इस चीज़ में इंप्रूवमेंट कर लो राज्यसभा लोकसभा को, फिर लोकसभा ने करनी होगी ठीक, नहीं तो पास कर देगा। इफ़ लोकसभा अमेंड्स द बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू, फिर से राज्यसभा को भेजने की जरूरत नहीं है, एक बार सजेशन आ गई ठीक अब सीधा पास करो।
राज्यसभा डजंट स्पीक एनीथिंग ऑन द बिल फॉर 14 days. आफ्टर रिसीविंग द बिल इट शैल बी डीम्ड टू द पास बाय द राज्यसभा. जैसे मैंने बताया कि 14 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, सजेशन देनी है राज्यसभा को, दे देगा. अगर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है लोकसभा ठीक, नहीं तो बिल पास हो जाएगा. फाइनली द बिल सेंड टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास बिल चला जाएगा साइन होने के लिए. द प्रेसिडेंट हैज़ नो राइट टू विद होल्ड एंड ही हैज़ टू गिव हिज असेंट. प्रेसिडेंट के पास भी राइट रोकने का वो नहीं होता, पॉकेट वीटो नहीं होती. ठीक है, उनको भी पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि देश चलाना है ना भाई. देश चलाने के लिए तो भाई बजट बिल पास होना जरूरी है. मनी बिल को पास करना ही करना है, क्योंकि बजट भी इसी के अंडर हमारे आता है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल इसको हिंदी में कहते हैं. इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर ऑफ द हाउस. कोई भी हाउस इसको इनिशिएट कर सकता है. इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी फॉर इट्स पैसेज. अब यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट्स अप्रूवल मोर देन 50%, इंक्लूडिंग दिल्ली, पौंडीचेरी. कुछ अमेंडमेंट बिल्स होते हैं उनको 50% ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए. जैसे जब GST लागू हुआ था तो 50 से ज़्यादा % स्टेट ने इसके ऊपर अप्रूवल दिया था, तभी जाकर लागू हो पाया था. फाइनेंशियल बिल. फाइनेंशियल बिल क्या कहता है? फाइनेंशियल बिल बताता है अ बिल विच इज डील्स विद वन और मोर मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110. एक से ज़्यादा मैटर आर्टिकल 110 के भी, प्लस सम मोर मैटर्स ऑल्सो आउटसाइड आर्टिकल 110 इज कॉल्ड फाइनेंशियल बिल. जो मनी बिल है वो एक से ज़्यादा मैटर्स को डील कर सकता है सिर्फ आर्टिकल 110 के अंडर, लेकिन फाइनेंशियल बिल एक से ज़्यादा आर्टिकल्स को हैंडल कर सकता है 110 के भी, और कुछ ऐसे मैटर्स जो 110 आर्टिकल के बाहर भी हैं उनको भी. इट मीन्स ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि मनी बिल जो हो गया सबसेट हो गया फाइनेंशियल बिल का. ठीक है. मनी बिल ये रहा और फाइनेंशियल बिल ये रहा. देन अब हम बात करते हैं इंडियन जुडिशरी. मैंने कहा था ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे अब. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडियन जुडिशरी. It is one single integrated system, mean no court of government over courts and court runs by courts. के no मतलब क्या है? It is a single integrated system, means no court of control of court कह रहा हूँ, control of government over courts and court run by court. ठीक, कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, और कोर्ट एक दूसरे के हिसाब से ही रन करते हैं. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से रन करेगा, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के हिसाब से रन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार बता दिया. ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कहते हैं लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है. ठीक है. आर्टिकल 124(1) देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसमें 33 जजेस होते हैं. एक फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम क्या था? जस्टिस हरीलाल जेकानिया. प्रेजेंट CGI कौन है? ऐसे बोबड़े. ठीक है. एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद CGI, हु फर्दर कंसल्ट विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड CGI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस को ही मिलाकर कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम. ठीक है. कि एवरी जो भी जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम. वंस ही अपॉइंटेड, एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया, ही रिटायर्स एट एज ऑफ 65 ईयर्स. ठीक है. आर्टिकल 124(3) सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने हैं आर्टिकल्स. क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज क्या है? सिटीजन हैविंग एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जज ऑफ हाई कोर्ट, या 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट, या अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो कि लॉ की जानकारी रखता हो. ठीक है. जाना माना लॉ की जानकारी रखने वाला इंसान, डिस्टिंग्विशेबल. आर्टिकल 124(4) आर्टिकल 124(4) क्या कहता है? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बताता है. ग्राउंड मैटर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किस आधार पर, कौन से तथ्य हैं जिनके बेसिस पर इनका रिमूवल कर सकते हैं? अगर वो मिसबिहेवियर दिखा दे, या उनको कोई इंजरी वगैरह होगी, इनकैपेसिटी हो गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू. इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं. ठीक है. क्या होता है, अब वो पूरा इसका प्रोसीजर बता रहा हूँ इम्पीचमेंट के अंदर. फॉर रिमूवल रेजोल्यूशन शैल बी इनिशिएटेड बाय ईदर ऑफ द हाउस. कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा का इनिशिएट कर सकता है. एंड नीड स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है. इफ लोकसभा इनिशिएट द प्रोसेस इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 members. और अगर राज्यसभा, एंड फाइनली नोटिस शैल बी गिवन टू द स्पीकर. 100 मेंबर साइन करेंगे, अप्रूव करेंगे, और उसके बाद नोटिस को भेज दिया जाएगा स्पीकर के पास. अगर राज्यसभा करता है इनिशिएट तो 50 members की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद चेयरमैन को भेज दिया जाएगा. आफ्टर दैट चेयरमैन या स्पीकर जो है, चेयरमैन या जो स्पीकर है,
अपॉइंट अ कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बिठाई जाती है. स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन बोथ द हाउसेज फॉर इट्स पैसेज एंड फाइनली प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं. ठीक है. आर्टिकल 127 जो बताता है एड हॉक जजेस. एड हॉक जजेस का मतलब क्या होता है? एड हॉक जजेस मतलब देयर शैल बी कि मतलब टेम्परेरी बेसिस पे रख लिया. अगर जजेस बहुत ज़्यादा काम वर्कलोड हो गया तो अब टेम्परेरी बेसिस पे काम को लेवल पर लाने के लिए हमें टेम्परेरी बेसिस पे जजेस रखने पड़ते हैं. शैल बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ लैक ऑफ कोरम. मेंबर्स कम है और काम ज़्यादा है. अंडर दिस CGI विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इन कंसल्टेशन विद द CGI ऑफ हाई कोर्ट may direct a judge of that high court to work as a supreme court judge. सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेड ऑफ हाई कोर्ट जज रखने के लिए CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है परमिशन लेता है प्रेसिडेंट से विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. और वो डायरेक्ट कर सकता है कि किसी हाई कोर्ट के जज को वर्क करने की अनुपस्थिति दी जाए, मतलब कहा जाए कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम करें. आर्टिकल 128 क्या बताता है? रिटायर्ड जज के बारे में. रिटायर्ड जज इन केस ऑफ इंक्रीज वर्कलोड द CGI विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट मे रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू वर्क एज सुप्रीम कोर्ट जज. पहली बात तो पहले एडहॉक बेसिस पे रख सकते हो आप जो वर्किंग है हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको, या जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको, या हाई कोर्ट के जज को रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाए. आर्टिकल 130 क्या कहता है? द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन दिल्ली और एट एनी अदर प्लेस एज द CGI एंड प्रेसिडेंट में डिसाइड बेंचेस. मतलब जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की वो रहेगी दिल्ली के अंदर ही हमारा सुप्रीम कोर्ट. एट एनी अदर प्लेस, या अगर किसी और अदर प्लेस पर रखना है एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट, उनकी बेंचेस डिसाइड कर सकते हैं. जैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है और उसकी अलग अलग बेंचेस भी बना सकते हैं. ठीक है, पर वो कोर्ट वही रहेगा. ये नहीं कहेंगे कि अब वो दिल्ली का दूसरी जगह कोर्ट हो गया. जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात करते हैं. जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 131. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन केसेस, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो केसेस एक्सक्लूसिवली फॉर सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट हियरिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ही होती है. ठीक है, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस होती हैं उनकी स्टार्टिंग ही सुप्रीम कोर्ट से होती है. जैसे केसेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, या अगर PIL लागू हो गई है. ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो गया तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो, और फर्स्ट हियरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, लोअर कोर्ट की जरूरत ही नहीं. PIL के बारे में बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में. इंट्रोड्यूस बाय जस्टिस PN भगवती 1985 में द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी. शेल बी फाइल डायरेक्टली इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए केसेस बट नॉट फॉर इंडिविजुअल केसेस. पब्लिक वेलफेयर के केसेस के लिए, इंडिविजुअल केसेस के नहीं है. ठीक है. आर्टिकल 132 ये बताता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन. अपीलेट जुरिस्डिक्शन बाय अपील ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, पहले लोअर कोर्ट फॉलो होगा, फिर हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 136 केसेस बाय स्लिप स्पेशल लीव पिटिशन. SLP केसेस बाय SLP स्पेशल लीव पिटिशन अगर देनी है. सुप्रीम कोर्ट हैविंग अथॉरिटी टू लिफ्ट एनी केस फ्रॉम द अदर कोर्ट, और यही उसकी सबसे वाइडेस्ट पावर है. अगर चाहे तो हाई कोर्ट से सीधा वो केस उठा सकता है सुप्रीम कोर्ट, या लोअर कोर्ट से, जरूरत किसी और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है उन कोर्ट से. सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, अपने डिसीजन को खुद भी रिव्यू कर सकता है. आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट शैल एडवाइज टू द गवर्नमेंट ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बट सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बाउंड टू इट्स टू गिव एडवाइस. सुप्रीम कोर्ट क्या एडवाइस दे सकता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बेसिस पे. ठीक है, एडवाइस दे सकता है, लेकिन वो बाउंड नहीं है कि उसको एडवाइस देनी जरूरी है ही है. ठीक है, समझिए इस बात को. चलिए ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. हम लोगों का टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है जॉब सीकर के नाम से. ठीक है, और सारे सोशल अकाउंट्स पे इसी नाम से बना हुआ है. आपकी तैयारी कैसी चल रही है और मेरी वीडियोस कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताएं. वीडियोस अच्छा लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनके भी, एंड मेरा पूरा मोटिव है कि मैं एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करूं. एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है यार, आपके पास ट्रू एंड ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन जो है. ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. थैंक यू सो मच.